हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं नए एक टेस्ट सीरीज। फिर से आप एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज हम आपके साथ लेके आए हैं। तो इसमें हम लोग फिर से वही क्वेश्चंस देखेंगे। पहले जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखेंगे, फिर साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ रीजनिंग जो बाकी बच्चे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो हम कुछ रीजनिंग मैथ बता देते हैं, वो देखते हैं। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्वेश्चंस बताने का हमारा ये सेंस होता है कि पहले मैं जब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप आंसर सोच लिया कीजिए, उसके बाद फिर आंसर वेरीफाई कर लिया कीजिए, ठीक है। और जो आंसर आपको नहीं पता उसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लिया कीजिए और बाद में उस पर आप डिस्कशन किया कीजिए, अपने नोट्स वगैरह से देख लिया कीजिए, ताकि इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेरिस की संधि में किस युद्ध, मतलब पेरिस की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ था, मतलब कौन से युद्ध के बाद पेरिस का संधि हुआ था। तो तृतीय कर्नाटिक युद्ध के बाद जो है पेरिस का संधि हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें हम पहले आंसर बता दिए, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से कैसी थी? जमींदारी व्यवस्था थी, या महालबाड़ी थी, या रैयतबाड़ी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो शेर शाह की जो लगान व्यवस्था थी वो रैयत बाड़ी थी। कैसी थी दोस्तों? रैयत बाड़ी थी, आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिला है, ठीक है। तो औरंगजेब का मिला है, जहांगीर का मिला है, कि अकबर का मिला है, कि शाहजहां का मिला है? तो जो लेख मिला है दोस्तों, जहांगीर का मिला है। यानी कि समुद्रगुप्त के प्रयागराज प्रशस्ति वाले स्तंभ जो है उस पर किसका लेख मिला है? तो जहांगीर का मिला है। फर्दर आगे अगर हम 4 नंबर की बात करें तो कह रहा है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे, आपको बताना है। तो ये केशव चंद्र सेन, इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। किसी किसी का मैं डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूँ, गलती से हमारे मन में याद नहीं रह पाता है तो। नेक्स्ट है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनका साथ दिया था, मतलब उनके साथ थे, का नाम क्या था? यानी कि कौन से अमेरिकी पत्रकार जो थे महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ उनके साथ थे? बेब मिलर थे, या रिचर्ड ग्रेग थे, लुइस फिशर थे, या तो महात्मा गांधी के साथ जो थे वो लुइस फिशर फिशिंग करते चल रहे थे। जिधर चल रहे थे महात्मा गांधी के साथ लुइस फिशर चलते चल रहे थे। फर्दर है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, आपको बताना है। यानी कि औरंगजेब जब मरा था तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के हाथों में, राजा राम, या फिर जीजाबाई के हाथों में, या ताराबाई के हाथों में? तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों तो उस समय ताराबाई जो थी मराठा नेतृत्व कर रही थी। यानी कि मराठा का नेतृत्व जो था वो ताराबाई के हाथों में थी। तो चलिए, सिक्स्थ के बाद अब हम लोग सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ में क्या है दोस्तों? सेवेंथ कह रहा है परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार जीव मतलब क्वेश्चन ऐसा आपको कह रहा है कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखला जो होती है के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव जो अपघटक जीव कहलाते हैं, यानी कि जो अपघटन का कार्य करते हैं। पहला विषाणु, दूसरा कवक और जीवाणु। तो देखिए, जो अपघटन का कार्य करते हैं वो या तो कवक करते हैं, या तो क्या करते हैं, कवक करते हैं, नहीं तो जीवाणु करते हैं, ठीक है। वायरस तो करते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? केवल 2 और 3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है नायक समिति का संबंध किससे है? आपको बताना है कि नायक समिति, तो नायक समिति का जो संबंध है दोस्तों, नायक समिति का संबंध वो लघु उद्योग से है। किससे है दोस्तों? लघु उद्योग से नायक समिति का संबंध है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए, तृतीय क्षेत्र जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, आपको आंसर में याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जीएसटी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के किस आधार पे कर लगाया जाता है? यानी वस्तुओं और उपभोक्ताओं पे किस आधार पे लगाया जाता है जीएसटी, ये आपको बताना है। अंतिम उत्पाद पर, या मूल्य वर्धन पर, उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया पर, या बिक्री पर? तो देखिए, जीएसटी पे जो कर लगाया जाता है वो जीएसटी जो लगाया जाता है वो मूल्य वर्धन पे लगाया जाता है, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं के किस आधार पर लगाया जाता है? वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है। 11वें नंबर में अगर हम बात करें तो 11वें नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो साइंस के कुछ क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, तो उधर जो 25 क्वेश्चन करेंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके ये जीके
के दिख जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के। तो देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आपको पता होगा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। कौन है, आर्थ्रोपोडा। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको पता है जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन पे हम जो ये कंटेंट दिखा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, मतलब वो आउटपुट डिवाइस है। वो कैसा डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो 13 नंबर क्वेश्चन सब देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कृषि से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कृष्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या पीली क्रांति। तो आप लोगों को पता होगा कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति आपको पता है गेहूं से संबंधित है। पीली क्रांति आपको पता है सरसों से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। 14 में बात करें हम केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान। तो वनस्पति वाला अनुसंधान कहाँ है बताइए, लखनऊ में है हमारे, कि शिमला में है, कि देहरादून में है, कि रायपुर में है। तो वनस्पति का जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, हमारे अखिलेश यादव के यहाँ है। तो ये, और जो योगी आदित्य महाराज अभी वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, वनस्पति। भारत सरकार कौन सा पुरस्कार नहीं देती है, तो भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण या कलिंग पुरस्कार। तो आपको पता होगा कि कलिंग पुरस्कार जो है वो भारत सरकार नहीं देती है। कलिंग पुरस्कार भारत सरकार नहीं देती है, बाकी सारा जो पुरस्कार यहाँ लिखा हुआ है वो भारत सरकार देती है। 16 में अगर हम बात करें दोस्तों, आगामी 20वां एशियाई खेल 2026, ठीक है, 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 20वां जो एशियाई खेल है 2026 में वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो जापान में किया जाएगा। जापान में भी कहाँ, तो नगोया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, नगोया में किया जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, समुद्री शक्ति 3 प्रमुख सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू किया गया। तो ये जो अभ्यास है दोस्तों वो भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू किया गया। समुद्र शक्ति 3 नाम का जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच शुरू किया गया। 18 में अगर हम बात करें, हाल ही में किस राज्य के थुलम्मा कंबल को जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई है। तो देखिए थुलम्मा कंबल जो है वो कहाँ होता है, वो मणिपुर में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है, मणिपुर में, यानी कि मणिपुर का ये कंबल है जिसको अभी अभी जीआई टैग मिला है। फर्दर आगे अगर हम 19 की बात करें तो 19 में क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो देखिए जो हमारे रोड बनाएंगे वो अलका उपाध्याय जी बनाएंगे। ठीक है, कौन बनाएंगे, अलका उपाध्याय जी बनाएंगे, आपको याद रखना है, यानी कि अलका उपाध्याय को चुना गया है, ऐसा आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम 20 नंबर में बात करते हैं तो कह रहा है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखना, हरियाणा। नाम से ही आपको पता है ना, नाम से ही देख के उस तरह का लग रहा है कि वो हरियाणा से रिलेटेड है। फर्दर 21 में अगर हम बात करें कि ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत अभी हाल में ही किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा, कि आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा या फिर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आपको बताना है। देखिए ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा करी गई थी। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाल ही में इसरो के महत्वपूर्ण मिशन ठीक है, अमेजोनिया 1 किस प्रक्षेपास्त्र यान का प्रयोग किया गया था, यानी कि अमेजोनिया 1 जो है इसको ऊपर भेजने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, आपको बताना है। तो उसका नाम था PSLV C51। PSLV C51। नेक्स्ट वन है आईफा अवार्ड से रिलेटेड कि आईफा अवार्ड 2022 में किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, आपको बताना है। तो शेरशाह को या पुष्पा द राइज को या असुरन को या जय भीम को। तो आपको पता है कि शेरशाह को मिला था अवार्ड। किसको मिला था, शेरशाह को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिले में स्थापित 106 यानी 106 साल पुराना वेधशाला यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो देखिए भारत का पुरानी वेधशाला जो है यूनेस्को की लुप्त प्राय, यानी कि जो एंडेंजर्ड वाला एक रेड बुक डेटा इस तरह का आप पढ़े होंगे, उसमें 100 साल पुराना जो है वो ये जो है कहाँ पे है, तो ये है मुजफ्फरपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में वेधशाला है जिसको
यूनेस्को के इंडेंजर्ड यानी कि लुप्तप्राय धरोहर में शामिल किया गया है। 25 में अगर हम बात करें कि हाल ही में रोटी बैंक का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया। रोटी बैंक का जो शुभारंभ है किस राज्य में किया गया बताइए दोस्तों। तो हाल ही में रोटी बैंक का शुभारंभ अपने राज्य बिहार में करा गया है। कहाँ किया गया? बिहार में करा गया है। फर्दर आगे अगर हम 26 की बात करें तो कह रहा है सट्ठामा कोठम झील किस राज्य में है। ये जो झील है वो किस राज्य में है? केरल में है दोस्तों। किस राज्य में है? केरल में है। सट्ठामा कोठा झील जो है केरल में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नौका दौड़ से रिलेटेड, ये भी साउथ से ही है कि नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्यौहार का हिस्सा है, यानी कि किस त्यौहार में लोग नौका दौड़ मनाते हैं। तो ओनम पर्व में लोग नौका दौड़ में भी शामिल होते हैं। 28 है, केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव किस राज्य से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दमन एंड दीव जो है किस राज्य से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया था। तो वो किससे अलग हुआ था? दमन एंड दीव गोवा से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? गोवा से अलग हुआ था हमारे दोस्तों। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि कौन सी नदी है जिसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो देखिए ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आपको याद रखना है किस नदी को दोस्तों? ये दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो आज हम अब 30 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं कि सरामती पर्वत किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो बताइए ये महाराष्ट्र में है कि आसाम में है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है कि नागालैंड में है। तो देखिए सरामती पर्वत जो है दोस्तों वो नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बात करें कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का नया नाम जो है स्वराज द्वीप रखा गया है। तो ये जो है अभी हुआ था, हैवलॉक द्वीप का जो नाम है मोदी जी ने वहाँ पे जब गए थे तो उसका नाम द्वीप का बदल के क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हैवलॉक द्वीप है वो है कहाँ पे। नेक्स्ट वन है रुद्र सागर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। रुद्र सागर नाम का जो तेल क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो तेल क्षेत्र है आसाम में है या गुजरात में है। ये दोनों जगह तेल का कुआं वगैरह तेल की उत्पादन होती है, ये तो आपको पता है। मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो कोई तुक्का भी मारेगा तो इसमें पारेगा। चलिए तो आपको आंसर बताना है तो बताइए। तो आसाम में, यानी कि जब एग्जाम में आप तुक्का भी लगाइए तो पढ़े लिखे जैसा लगाइए, ऐसा नहीं कि इधर लगा के लगा दीजिए। फर्दर आगे कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंग धरातल तक ही सीमित रहती है, यानी कि कौन सा ऐसा तरंग है जो धरातल में ही सीमित हो जाती है, मतलब अंदर के अंदर ही रह जाती है, बाहर तक नहीं आ पाती है। तो जो एल तरंगे है दोस्तों वो धरातल तक ही सीमित रहती है। एल तरंगे दोस्तों धरातल तक ही सीमित रहती है। नेक्स्ट वन है 34 की अगर हम बात करें तो कह रहा है क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहता है। देखिए क्रस्ट एवं मेंटल को जो अलग करने वाला सीमा है उसको हम लोग महो असंबद्धता कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महो असंबद्धता कहते हैं। फर्दर आगे अगर हम 35 की ओर चलें तो कह रहा है मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। तो जो मरूनी लोक नृत्य है दोस्तों वो मिजोरम का है या सिक्किम का है या उत्तराखंड का है, छत्तीसगढ़ का, बताइए। ये जो है सिक्किम का है दोस्तों। किसका है? सिक्किम का है। नेक्स्ट वन है प्रसाद योजना किसके विकास से संबंधित है। सॉरी, प्रसाद योजना जो है किसके विकास से संबंधित है, आपको उसमें क्या आप विकसित करना चाहते हैं? दिव्यांग का कल्याण करना चाहते हैं ये प्रसाद योजना में, या ग्रामीण कृषि का, या धार्मिक पर्यटन का, शिक्षा का। तो देखिए इसमें प्रसाद जो आपको मिलता है वो धर्म मतलब कोई पूजा पाठ वगैरह मिलता है, तो आप याद रखिए प्रसाद योजना जो है वो धार्मिक पर्यटन के विकास से है। किससे है? धार्मिक पर्यटन के विकास से है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 37 नंबर दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 5 अगस्त 2008 को, या 18 अक्टूबर 2010 को, या 10 अप्रैल 2005 को, या 1 जनवरी 2005 को। देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकार मिशन जो है वो प्राधिकार अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। आपको बस 2010 ही याद रखिएगा तो आप आंसर लगा के चले जाइएगा। जब कभी भी कोई मतलब उतना चर्चित क्वेश्चन नहीं आता है तो सिर्फ वो क्या पूछता है मतलब किस साल हुआ था यही पूछता है। अब हम लोग 38 क्वेश्चन की ओर, तो कह रहा है रत्नावली की जो रचना है दोस्तों किसने करी थी, आपको बताना है। तो रत्नावली की रचना जो है
वो हर्षवर्धन ने करी थी। किसने करी थी? हर्षवर्धन ने करी थी। फर्दर 39 की हम बात करें, पीपुल्स डेली समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? यानी कि पीपुल्स डेली नाम का जो समाचार पत्र निकलता है वो न्यूयॉर्क से है या बीजिंग से है या लंदन से है या पेरिस से है? तो पीपुल्स डेली जो है बीजिंग से प्रकाशित होता है। पीपुल्स डेली बीजिंग से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट वन है, विश्व पर्यटन संगठन WTO, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है, एक सेकेंड, तो देखिए रोके थे इसलिए यहाँ पे कि आप लोग या WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना समझ जाए। इसका ये पूरा नाम है UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशन, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड में है। कहाँ पे है? मैड्रिड में है, आपको याद रखना है, UNWTO। नेक्स्ट वन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि व्यवहारिक वेदांत जो थे इसके प्रतिपादक तो सबसे चर्चित विवेकानंद जी थे। जो युवाओं के फेवरेट होते हैं विवेकानंद जी थे। 42 नंबर में अगर हम बात करें, कह रहा है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है या सांसद के पास है या सर्वोच्च न्यायालय के पास है या उच्च न्यायालय के पास? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। एक जगह से दूसरे जगह केस ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट वन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? यानी कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 1946 में तो की गई थी, अगस्त में भी की गई थी, लेकिन कब? 24 अगस्त को की गई थी। 24 अगस्त को की गई थी। फर्दर आगे अगर हम 44 की बात करें तो 44 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग नंबर कितना? 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री के से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे? यानी कि कौन ऐसा कहता है कि प्रधानमंत्री जो है अपने जो मंत्रिमंडल का निर्णय होगा उसको राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये 74 नंबर में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 74। क्वेश्चन बस बड़ा करने का, आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होना। तो 46 कह रहा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी बस एक ही सत्र की अध्यक्षता करी थी बेलगांव में, ठीक है, वो कब था? 1924 में था। तो आपको याद रखिए महात्मा गांधी ने बस एक ही बार करी है बेलगांव, 1924 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा की बात कर रहा है दोस्तों। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, और उसकी सदस्य ना होते हुए उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट वन है, राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया था? तो राज्य मन्नार समिति का गठन जो है तमिलनाडु के राज्य सरकार द्वारा किया गया था। फर्दर आगे अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो रुक जाइए, महाधिवक्ता यानी कि राज्य की बात कर रहा है। तो राज्य में जो नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा। राज्य में नियुक्ति जो होगा राज्यपाल के द्वारा होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, आप बताइए, गृह मंत्रालय, विकास मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि नियुक्ति वाला मंत्रालय कार्मिक विभाग के अंदर आता है। किस विभाग के अंदर आता है दोस्तों? कार्मिक विभाग के अंदर आता है। अब हम लोग इसके बाद 50 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे। उसके बाद फिर हम मैथ का क्वेश्चन भी बताएंगे, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए, तो आज ये साइंस के क्वेश्चंस में देखिए कह रहा है कि एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले यानी खोखले गोले के भीतर स्थित बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल का मान क्या होगा? तो देखिए खोखले गोले के अंदर जो मतलब कि आकर्षण बल जो होता है, फोर्स पावर ऑफ Q1 Q2 बाई r² जो चार्ज से रिलेटेड होता है वो शून्य होता है। आपको याद रखना, अंदर में कहीं पे क्या होता है? शून्य होता है।
फर्दर दूसरा है बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। बल आघूर्ण का मात्रक, देखिए ये बल आघूर्ण एक तरह का टॉर्क जैसा फोर्स है, मतलब कि क्या होता है आपको बताना है। टी बराबर आप समझ लिए फोर्स इंटू जितनी दूरी से आप लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कोई नट खोलने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे एक रिंच लगाते हैं, तो ये एस मान लो कि एस दूरी से लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बल आघूर्ण जो होगा एफ डॉस एस, यानी कि न्यूटन और इसका मीटर, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण, ठीक है, नट वगैरह खोलने के लिए आप जो फोर्स लगाते हैं उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट वन है विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। कह रहा है विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई के। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है, तो मान लो ये 5 मीटर है, तो सीधा जाएगा तो दूरी भी वही होगी, विस्थापन भी वही होगी। मान लो कि कोई ऐसे ऐसे बच्चा है ना, अब मान लो कोई बच्चा क्या होता है स्कूल से, मान लो कि वॉशरूम जाता है तो सीधा ऐसे चला जाता है, अब मान लो वापस क्लास में आता है तो ऐसे आता है, ऐसे 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 घूम के आता है कि नहीं, या सीधा ऐसे चला जाता है। तो सीधा सा आप समझिए कि कह रहा है हमेशा बराबर होती है, पहला में कह रहा है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये वाला अभी सही दिख रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं, हमेशा अधिक होता है ये भी गलत है, हमेशा कम होता है ये भी गलत है। तो मतलब कि बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लो कि बहुत सीधा बच्चा होगा, इधर से जाएगा इधर ही से वापस आ जाएगा, तो ये विस्थापन भी वही हो गया, दूरी भी वही हो गया। कोई नौटंकी बाज बच्चा होगा, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा मेला वाला घूम के पहुँचेगा, तो ये इसमें अलग अलग हो गया। फर्दर आगे 79 की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻, सत्य नहीं पूछ रहा। अच्छा, तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, हाँ होता ही है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, तो होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल या 4.186, तो ये भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻22 जूल होता है, तो गलत है ये। तो इसका आंसर क्या निकालना है, ये आंसर नंबर 79 का आपको डी निकालना है। फर्दर आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन असंरक्षी बल है। कौन असंरक्षी बल है, तो देखिए एग्जाम में जब आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, साइंस के क्वेश्चंस को खास करके, साइंस के क्वेश्चंस को आप हिंदी में पढ़िएगा और इंग्लिश में पढ़िएगा अगर आप मिस्टेक से बचना चाहते हैं। तो ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब कोई भी बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए आप, तो साइंस के क्वेश्चंस को आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों में देखिए। तो मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा कि जो आपको आंसर हिंदी इंग्लिश जब देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और साइंस के क्वेश्चंस को आप हमेशा जब तक इंग्लिश में आप देखिएगा नहीं तो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा कीजिए एग्जाम में। तो यहाँ पे तो बस हिंदी में क्वेश्चन है, तो उसी तरह से मैं समझा देता हूँ आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंरक्षी बल है। तो देखिए असंरक्षी बल जो शनायन बल है ना, शयान बल है, वो असंरक्षित बल है। फर्दर आगे बात करते हैं हम 81 नंबर में कि तरल गतिकी में बर्नौलीज का सिद्धांत पर कौन सी प्रौद्योगिकी काम करती है। देखो बर्नौलीज के सिद्धांत पे कौन सा चीज़ काम करता है बताइए, तो जो वायुयान उड़ता है ना वो बर्नौलीज के सिद्धांत पर उड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब हिंदी में भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा हिंदी लिख दिया गया है इसलिए, और ज़्यादा साइंस में कभी क्या, साइंस में पूरा हिंदी लिखा हुआ नहीं रहता, उसी को क्या कर लेता है हिंदी का मतलब, जैसे कि हम लोग ऐसा मान लो पावर लिखते हैं तो इसी को पावर लिख दिया जाता है साइंस में, बहुत बार ऐसा आप देखे होंगे, ठीक है। शक्ति तो लिखेंगे लेकिन कभी कभी पावर भी लिख दिया जाता है। तो हिंदी साइंस में इसी तरह से जो टर्म है ना हिंदी इंग्लिश का मिला जुला रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। बस आपको हम ये बात बता दी है, एक बहुत ही काम की बात है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एग्जाम में देखा कीजिए, साइंस के पेपर में खास करके। आगे अगर हम बात करें तो आज का हमारा ये 82 नंबर क्वेश्चन है, मतलब कि ये आगे साइंस का हमारा क्वेश्चन है कि संवहन पदार्थ में किस स्थिति में संभव है, यानी कौन सी स्थिति में संवहन हो सकता है, गैसियस स्थिति में या तरल स्थिति में, ये मतलब 4 ऑप्शन है। तो देखिए संवहन जो है वो संभव है, वो सिर्फ और सिर्फ तरल में संभव है। किस में, तरल में संभव है। आप इसका इंग्लिश में कंडक्शन कन्वेक्शन इस तरह से जो होता है वो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है यहाँ पे वो क्या है, SO2 ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है, बाकी सारा जो है ग्रीन हाउस लिखा हुआ है। अब कह रहा है किसी परमाणु के एम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। किसी तत्व के परमाणु में एम, तो
KLm, तो इसमें कितनी होती है आपको पता है, 18 इलेक्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 18 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 18। ठीक है दोस्तों, कि बाह्यतम मतलब कि ये एक कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होती है। 2 8 18 याद रखे ना, पहले में 2 फिर 8 फिर 18, तो 18 का ये कंसेप्ट वाला पूछ रहा है। कह रहा आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान किसकी परत चढ़ रहती है? तो हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं, मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। मेलामाइन प्लास्टिक की परत उस पर चढ़ी रहती है। नेक्स्ट वन है प्रायः तैलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए किस प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो ये जो मिलाए जाते हैं प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसमें कौन मिलाए जाते हैं दोस्तों? प्रति ऑक्सीकारक इसमें मिलाए जाते हैं। अब ये उदरपातन यानी कि सब्लिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदरपातित होने योग्य ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है, आपको बताना यानी कि कौन सा जो ये दिया हुआ है उदरपातित नहीं होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड ये हो जाता है, एंथ्रासिन ये भी हो जाता है, नेप्थलीन ये तो सब लोग आपके घरों में कपड़ों में रखते ही हैं, एसीटोन नहीं होता है। तो नहीं वाला ही पूछ रहा था, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कौन नंबर होगा हमारा? डी। नहीं वाला कौन है? डी। तो डी हम आंसर लगाएंगे। 88 की बात करें हम दोस्तों कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसके क्या करते हैं, उसको हम एसिडिफिकेशन यानी तनु, हिंदी में आप याद रखिए तनुकरण कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनुकरण बोलते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तब बाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो बाष्पीकरण घटेगी दोस्तों। अब मान लो कि अब बारिश के मौसम में देखते हो ना, बोलते हैं उमस वाला गर्मी है। उमस वाला गर्मी क्या है? उमस वाला गर्मी का मतलब ये होता है कि मौसम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, तो आपके शरीर पे जो पसीना निकलता है वो बाहर उड़ नहीं पाता है, तो आपके शरीर में चिपकने लगता है वो, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि उमस वाली गर्मी है। तो जब कभी भी बाष्पीकरण की क्या होती है मात्रा, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो क्या होगी? बाष्पीकरण की दर घटेगी। 90 नंबर अब हम लोग देखते हैं कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो देखिए धातु के कार्बोनेट और जो भी है जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो लवण बनाएंगे, जल भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाओगे उपरोक्त सही। तो इसका आंसर होगा सब कुछ बनाएंगे। धातु के कार्बोनेट का मतलब मान लो CaCO3 ले लो। अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दो HCl2, तो क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2O भी बनाएगा प्लस CO2 भी बनाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया और ये CO2 हो गया, तो सभी बनाएंगे। 10th का कंसेप्ट है साइंस केमिस्ट्री का, बहुत अच्छा। हमारे चैनल पे आप कोई प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का एक चैप्टर लोड है, वो हमको लगता है कि वो सभी बच्चों को आना चाहिए। तो आप वो ओपन में मिलेगा नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, तो वहाँ से आप अगर आपको केमिस्ट्री में कोई छोटा सा भी डाउट होता है तो आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लगभग 5 वीडियो ये ज़रूर से देखिए। ये देखने के बाद आपको केमिस्ट्री देखने का नज़रिया क्या होगा, केमिस्ट्री पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। तो हम इसी तरह से 91 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि नाभिकीय ऊर्जा में हाइड्रोजन के कितने हल्के नाभिक के संलयन द्वारा एक हीलियम, तो आपको पता होगा ये हाइड्रोजन के 4, ठीक है, 4 जो है संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं, ये आपको पता होगा, ये भी 10th में पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में जनन के दौरान मध्य चक्र, ठीक है, ओस्टेस्टस साइकिल देखा जाता है, आपको बताना है। तो ये जो है कुत्ता में देखा जाता है। फर्दर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण, ठीक है, उभयलिंग श्रेयी पादप का उदाहरण है? नारियल, खजूर, पपीता या मलबेरी। ठीक है, तो ये जो नारियल इसका आंसर है। ठीक है, फर्दर आ गया है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका या पुष्पासन। ठीक है, तो जो पुष्पासन है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है। फर्दर आगे 95 नंबर में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन आभासी फल नहीं है, बताना है। तो सेव एक आभासी फल है, अखरोट भी एक आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है, कीवी एक आभासी फल नहीं है। तो यही आंसर होगा, नहीं वाला पूछ रहा था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन कह रहा है, दुग्ध स्रवण यानी कि लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल कोलेस्ट्रॉल में किस एंटीबॉडीज़ की प्रचुरता होती है? तो आपको याद रखना, ये सबको पता है, IgA की प्रचुरता उसमें होती है।
97 की अगर हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित संक्रमण रोग है। तो यौन संचारित जो संक्रमण गनोरिया भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, जेनाइटल हर्पिस भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर 98 में हम बात करें तो कह रहा है कि किसने क्रोमोसोम से विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर विसंगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो अस्टन ने दिया था। आपको याद रखना किसने दिया था, अस्टन ने दिया था। 99 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई महिला अपने पहले 2 प्रसव में बेटे को जन्म देती है। अच्छा, तो तीसरे प्रसव में बेटा होने की कितनी प्रायिकता है। तो 50% 50-50 हमेशा बना रहता है, तो इसमें 50 ही आंसर होगा। आप ये सिद्धांत पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक विकार में 45 क्रोमोसोम एक्सो की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, किस में होता है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम। तो ये था दोस्तों टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन उधर से कर लिए और 25 क्वेश्चन इधर से कर लिए। बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप हमेशा बनाते रहिए। मैथ और रीजनिंग 75 क्वेश्चन ये भी मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ मैथ्स का क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो लोग मैथ देखना चाहते हैं वो चलिए हम मैथ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कह रहा है कि ABC की माध्यिका है। ठीक है, AD जो है एक ट्रायंगल, मान लो हम AD बना लेते हैं, AD। अब ये माध्यिका मतलब ये ऐसे डिवाइड करता है, माध्यिका है। ठीक है, ABC में अब कह रहा है AD पर स्थित एक त्रिभुज के केंद्रक हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक केंद्रक O है, AO बराबर 10, यानी कि AO यहाँ से यहाँ तक AO कितना दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू 10। तो OD निकालना है, तो ये हमको पता है 2:1 में होता है, तो 10 को 2 से भागा दे देंगे। और हमको कितना भाग चाहिए, एक भाग चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 2 भाग बराबर 10, तो 1 भाग निकालना है, तो ये 5। तो 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। रेशियो के हिसाब से इसका आंसर हो गया। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अंतर 150 है। बाह्य और आंतरिक कोणों का अंतर क्या है, 150 है। तो इस बहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि मान लो कि कोई बहुभुज है, मतलब कि कोई भी एक बहुभुज हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये आंतरिक कोण हो गई और ये बाह्य कोण हो गया, ऐसा ही है ना। तो आंतरिक कोण, सॉरी यहाँ पे चलो हम और डिटेल में बता देते हैं। मान लो कि हम एक 8 भुजा वाला ऐसे करके बना लेते हैं कुछ, तब यहाँ पे बाह्य कोण मान लो x मान लेते हैं, आंतरिक कोण y मान लेते हैं। तो एक कंसेप्ट तो हमको पता है कि x + y कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। और इन्होंने कहा हम मान लिए कि x इज ग्रेटर देन y, तो कह रहा है x - y किसके बराबर दिया हुआ है, 150 के बराबर ये दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो 90 इधर से आ जाएगा और 65 इधर से आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 165 डिग्री। तो x 165 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15। हाँ, तो 50 लाना, तो y बराबर 15 डिग्री आ गया। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अब x का मान 65 आ गया और अंदर यानी कि अंदर वाला जो भुजा है उसका मान कितना आ गया, 15 डिग्री। तो 360 को 15 से भागा दे लीजिए, तो 15 दूना 30 और 15 चौका 60, 24 भुजा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो देखिए, y कहने का मतलब यहाँ पे एक भुजा 15 डिग्री का हो गया। कोई ऐसा बहुभुज होगा जिसकी एक अंदर वाली भुजा 15 है, तो 15 यानी कि कोई भी का सबका योग 360 ही होता है, तो 15 से भागा देंगे तो 24 बार में कट जाएगा, मतलब 24 भुजा इसमें थी। फर्दर आगे हम बात करें तो इसी तरह से पहले एक बार नीचे आज इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कि मैथ का सॉल्यूशन कितना लोग चाहते हैं, उसके बाद बताएंगे। लगभग 15-20 लोग भी होंगे तो हम ज़रूर मैथ का आपका सॉल्यूशन बताएंगे। बाकी लोग जनरली मैथ का और रीजनिंग का देखते नहीं है सॉल्यूशन, तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट को कलेक्ट कर लेंगे। हम प्रोमिस करते हैं 15 से ज़्यादा भी लोग अगर हुए इकट्ठे तो हम सारा 50 का 50 जो रीजनिंग है और ये 75 करवा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और फिर आगे वीडियो में आप बताइएगा कि आपको और क्या क्या यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।